Hello everyone, this is Neha Bhatt and welcome to my YouTube channel. So now, आज इस वीडियो के साथ हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज की स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सीरीज बेसिकली क्लास 11th, क्लास 12th और जो भी स्टूडेंट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच एज जेई, नीट या फिर CUET जैसे एग्जाम्स की प्रेपरेशंस कर रहे हैं along with your 12th बोर्ड एग्जाम्स, आप सब के लिए बहुत ही यूजफुल एंड एज वेल एज बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसमें हम बेसिकली अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th फिजिक्स के साथ एंड विल बी स्टार्टिंग इट फ्रॉम द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसी के साथ हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास 12 सिलेबस आल्सो. सो यहाँ से आप इसको फॉलो करते रहिए और अगर आप इसके साथ साथ फॉलो करेंगे तो आपका सिलेबस भी टाइम टू टाइम कंप्लीट होता रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अब हमारा जो पहला यूनिट है व्हिच इज फॉर द क्लास 11th फिजिक्स, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड, units and measurements. Now this is the complete unit. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल फिजिकल वर्ल्ड के बारे में. अब फिजिकल वर्ल्ड हम फिजिक्स में कैसे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और इसकी रेलेवेंस फिजिक्स के सब्जेक्ट में क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. फिर इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे, these are some conservation laws. अब कंजर्वेशन लॉज में क्या इंपॉर्टेंट होगा कि हमारे पास कुछ ऐसे यूनिवर्सल लॉज हैं जो कि फिजिक्स के हर फिजिकल सिस्टम में वैलिड होते हैं, राइट? सो इसीलिए हम उनको एट द स्टार्टिंग ऑफ द फिजिक्स सब्जेक्ट ही डील कर लेते हैं. द सेकेंड thing that we'll study in this video is about different kinds of forces. अब forces भी हमारे पास 4 types के हैं: gravitational, electrostatic and strong and weak nuclear forces. We will discuss about all these forces in detail in a few minutes. Okay, so let's start this video. Now initially अब हमने सबसे पहले हमें क्या समझना है कि हमारे पास साइंस सब्जेक्ट है क्या. बिकॉज आज तक क्लास 10 तक हम लोग साइंस को एक कंबाइंड सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं. वी आर नॉट ब्रेकिंग इट इनटू फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनी अदर सब्जेक्ट. हम साइंस एज अ होल स्टडी करते हैं. बट अब 11th क्लास से वी डिवाइड इट इनटू 3 parts: physics, chemistry, bio, and later on it is further divided into many more एस्पेक्ट्स. अब हम बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे फिजिक्स की इन डेप्थ. सो अगर हम देखें कि हमारे पास साइंस क्या होता है, सो वी ऑल एज ह्यूमन बीइंग्स हैव अ टेंडेंसी टू ऑब्जर्व वेरियस थिंग्स अराउंड अस. अब हमारे चारों तरफ कई सारी चीजें हैं जो कि टेक्स प्लेस होती है. अब हम क्या करते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशंस. और उन ऑब्जर्वेशंस को जब हम एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज में सेट करेंगे, क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज में हम सेट करेंगे. तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज हमारे पास है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज साइंस. ठीक है, दिस इज साइंस. अब साइंस तो ये हो गया. अब फिजिक्स क्या चीज है, तो देखिए फिजिक्स हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक लॉ है या फिर हम किसी लॉ को, किसी डिस्कवरी को हम एक पर्टिकुलर नाम दें, तो और उस लॉ के बेसिस पे हम कई सारे ऐसे फिनोमेना को जो कि हमारे सराउंडिंग्स में हो रहे हैं उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज फिजिक्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन.
अब जो हम कहते हैं कि हर चीज जो कि ऊपर है वो नीचे गिरेगी ही, तो वो क्यों गिरेगी इसे हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ग्रेविटी से, राइट? कोई भी दो चार्ज अगर ऑपोजिट पोल्स के हैं प्लस और माइनस, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक से, राइट? तो जब भी हम अगर कोई एक लॉ को बिल्ड करें और उस लॉ के बेसिस पे वी आर एक्सप्लेनिंग द फिनोमेना अराउंड अस, देन इट इज नोन एज फिजिक्स. अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या? फिजिकल वर्ल्ड. अब ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, बेसिकली हम यहाँ पे क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फिजिक्स है वो हमारे सराउंडिंग से कैसे कनेक्टेड है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है, हमारे आसपास की जो दुनिया है, वो फिजिक्स के लॉज के हिसाब से कैसे काम करती है, राइट? तो वो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे. अब लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हमारे पास फिजिक्स में मेन दो तरह के टर्म्स हैं जो कि पूरी फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? अब दो क्या है वो टर्म्स? सबसे पहली टर्म हमारे पास है यूनिफिकेशन. यूनिफिकेशन. अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल कि इस पूरी सीरीज में हम बेस बुक रखेंगे एनसीईआरटी, सो दैट जब आप इसको रिवाइज करें तो आपको ये रेलेवेंट लगना चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपने एक बार इसको पहले पढ़ लिया है. और दूसरा इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनसीईआरटी इज कंसिडर्ड एज द बेसिक बुक, और उसके अलावा हम एडिशनल बाकी रेफरेंस बुक से भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहली टर्म हमारी है यूनिफिकेशन. अब यूनिफिकेशन में देखिए क्या है. यूनिफिकेशन का मतलब क्या है? किसी भी चीज को यूनिक फॉर्म में बनाना, ठीक है? अब यूनिफिकेशन में अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ पर्टिकुलर लॉज हैं, राइट? हमारे पास क्या है? कुछ लॉज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉज इनफाइनाइट होंगे. लॉज आर लिमिटेड. लेकिन अगर हम अपने सराउंडिंग्स में फिनोमेना को देखें, फिनोमिनन्स, तो वो तो इनफाइनाइट है. हमारे चारों तरफ कितनी सारी चीजें होती हैं, बारिश होती है, लाइट आती है, हमारे चारों तरफ इतनी टेक्नोलॉजीज हैं, तो उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिनोमेना है जो होते रहते हैं. अब लेकिन लॉज लिमिटेड है, तो हम क्या करते हैं? हम हर एक फिनोमेना को एक यूनिक लॉ के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, राइट? एंड यही जो प्रोसेस है इसी को बोला जाता है क्या? प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन. आई होप यहाँ तक ये क्लियर होगा. अब नेक्स्ट जो टर्म है जिस अबाउट विच आई वाज टेलिंग, दैट इज रिडक्शनिज्म. क्या है? रिडक्शनिज्म. अब रिडक्शनिज्म क्या है? रिडक्शनिज्म वर्ड में ही क्या है? रिडक्ट मीन्स टू रिड्यूस. अब इससे हम क्या समझ सकते हैं कि हमारे पास पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड या यूनिवर्स में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स. अब उन्हें समझने के लिए हम डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में ना जाकर हम क्या करते हैं? उसके स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को स्टडी करते हैं. स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर टेकन इनटू अकाउंट. मीन्स हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास बहुत बड़ा सिस्टम है, हमने उसको छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक कर लिया. अब उस बड़े सिस्टम की प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, उस बड़े सिस्टम की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम पहले उसके छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और देन विल कम टू द बिगर काउंटरपार्ट. ओके, सो दिस कंप्लीट principle is known as reductionism. I hope it's clear. So let's move forward.
अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट इज द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. अब जैसा आई हैव मेंशन्ड अर्लियर आल्सो हमारे पास टोटल 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं. पहला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. अब ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये आप लोगों को पता है, ये आप क्लास 10th में भी पढ़ के आते हैं और हम डिटेल में इसे फर्दर यूनिट्स में भी डिस्कस करेंगे. बट फॉर नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? हमें ये पता है कि ये जो फोर्स है किसके बीच में लगता है? बिटवीन टू मासेस. चाहे उन मासेस के बीच में डिस्टेंस कितनी भी ज्यादा हो या फिर कम हो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज देयर, राइट? अब ये हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर क्या होता है? ऑलवेज अट्रैक्टिव, राइट? कभी रिपल्सिव ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. दूसरा, नेक्स्ट, इट इज ऑपरेटिंग ऑन ऑल मासेस इन यूनिवर्स. दिस इज वेल नोन कि चाहे यूनिवर्स में कोई भी मास हो, हर मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज ऑपरेटिंग, राइट? नेक्स्ट, इसकी रेंज क्या होती है? इनफाइनाइट रेंज. क्योंकि हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इज लाइक वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज तभी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपरेशनल होगा. वी हैव नेवर मेंशन्ड दिस थिंग. सो इसकी रेंज क्या है? इनफाइनाइट. सो दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? और ये क्या है? एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमारा वीक फोर्स होता है. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इन नेचर इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किन ऑब्जेक्ट्स पे लगता है? ऑन द इलेक्ट्रिकल चार्जेस. इलेक्ट्रिकल चार्जेस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल चार्जेस, चाहे वो मूव कर रहे हो या फिर वो स्टैटिक पोजीशन में हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन पॉसिबल हो सकती है. बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट देयर शुड बी चार्जेस, राइट? नेक्स्ट, अब इसका जो नेचर है वो क्या है? द नेचर कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. ये पता है. अगर अनलाइक चार्जेस है तो नेचर क्या होगा? अट्रैक्टिव. और लाइक चार्जेस है तो नेचर क्या होगा? रिपल्सिव. दिस इज वेल नोन फैक्ट टू यू. नाउ अब क्या है? ये किन पार्टिकल्स पे ऑपरेट करता है? चार्ज पार्टिकल्स पे. इट ऑपरेट्स ऑन charged particles, right? Next, इसकी रेंज भी इनफाइनाइट होती है. रेंज इज इनफाइनाइट क्योंकि हमारे चाहे चार्ज पार्टिकल्स कितनी भी दूर क्यों ना रखे हो, भले ही क्या होगा? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा दैट वुड बी लेस इन अमाउंट इफ द चार्जेस आर प्लेस्ड फार अपार्ट. But still there would be some amount of electromagnetic force, right? और इसका अगर हम नेचर की बात करें तो ये फोर्स भी हमारा क्या है? वीक फोर्स. हम इनको वीक फोर्स या स्ट्रॉन्ग फोर्स कैसे बोलेंगे? देखो कि अगर हमारे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है दैट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. और जो हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी फोर्स हमारा वीक है या स्ट्रॉन्ग है, that is we are saying in comparison to this strong nuclear force. इसका मतलब क्या है? अगर हम फैक्ट्स या नंबर्स की बात करें तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है that is 10 to the power -38 times of the strong nuclear force. अब माइनस में इतना ज्यादा पावर है तो we can assume कि ये कितना वीक फोर्स है. नेक्स्ट, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में देखें
तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कि इसका जो इसकी जो स्ट्रेंथ है that is 10 to the power minus 2 times 10 to the power minus 2 times that of the strong nuclear force. But this electromagnetic force is stronger than the gravitational force. This is also important that this is 10 to the power 36 times the gravitational force, right? Let's move forward. Next type of force we have is the strong nuclear force. अब strong nuclear force पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कहाँ act कर रहा है. It is acting between nucleons. Nucleons क्या होते हैं? Particles present inside the nucleus, protons or neutrons. तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को हम कंबाइन करके क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स. नेक्स्ट, अब ये जो है हमारे पास ये भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. इट कैन बी ऑफ बोथ नेचर. एंड सेम थिंग बिकॉज दीज आर ऑल्सो चार्ज पार्टिकल्स, तो ये भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव किसी भी नेचर का हो सकता है. ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, यानी कि अगर ये फोर्स एक्ट होगा तो इसका मतलब है कि उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 10 to the power minus 15 मीटर या फिर इससे कम. यानी कि मिनिमम इतनी दूरी पे वो पार्टिकल्स होने चाहिए अगर हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट देखना है तो. और ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का. स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, राइट? तो ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. अब आते हैं हम वीक न्यूक्लियर फोर्स में. तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ये भी हमारा बिटवीन न्यूक्लियॉन्स ही एक्ट करता है, बिटवीन न्यूक्लियॉन्स. बट किसमें? जो हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है उनसे भी छोटे पार्टिकल्स में, यानी कि उनसे भी ज्यादा एलिमेंट्री पार्टिकल्स में, लाइक इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो. अब ये न्यूट्रिनो क्या है ये हम फर्दर जब हम रेडियो एक्टिव स्टडी करेंगे. ओके, सो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो. सो अब ये न्यूट्रिनो क्या है दैट विल स्टडी फर्दर जब हम रेडियो एक्टिव डीके एंड ऑल स्टार्ट करेंगे. बट फॉर द टाइम बीइंग दिस इज इनफ कि जो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में एक्सर्ट होते हैं, राइट? अब सेकेंड पॉइंट जो हमारा है दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स ज्यादातर कौन सी रिएक्शंस में देखने को मिल सकता है? बीटा डीके रिएक्शंस में. नाउ अगेन व्हाट इज बीटा डीके रिएक्शंस? दिस विल स्टडी लेटर ऑन. नेक्स्ट, इनकी भी जो है हमारी रेंज, these forces are also short range forces. Short range means the range is similar to the strong nuclear forces, 10 to the power minus 15 meter. Next, these forces are 10 to the power minus 13 times stronger than the strong nuclear force. Strong nuclear force. अब 10 to the power minus 13 है, so that means obviously ये उससे तो weak ही है. And also we have seen that the strongest force in nature is the strong nuclear force. Okay, so I hope this is well understood about all the forces in nature. Next we'll study about the conservation of laws. Conservation laws, right? अब conservation laws क्या है और हम इनके बारे में क्यों पढ़ते हैं, थोड़ा सा पहले ये डिस्कस करते हैं. अब हमारे एनवायरमेंट में या हमारे वर्ल्ड में या यूनिवर्स में देयर आर अ लॉट ऑफ फिनोमेना, राइट? एंड एवरी फिनोमेना is governed by
वेरियस फोर्सेस. अब वो फोर्सेस किसी भी तरह की हो सकती है, बस कोई ना कोई फोर्स है जो उसको हेल्प कर रहा है फिनोमिना को फॉर द फिनोमिना बीइंग टेकिंग प्लेस, राइट. अब क्या होगा कि जब भी दैट फिनोमिना इज टेकिंग प्लेस, there are certain quantities that remain unchanged, right? That remain unchanged. इसका क्या मतलब है कि फिनोमेना होने से पहले और फिनोमेना होने के बाद, या फिर कोई भी प्रोसेस होने से पहले या उसके बाद, कुछ क्वांटिटीज हमारी ऐसी होती है जो कि नेचर में चेंज नहीं होती है, राइट. तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो क्वांटिटीज हैं ये क्या होती हैं? कंजर्व. वी से दैट दीज क्वांटिटीज आर कंजर्व. और इन्हीं की स्टडी करने के लिए हमारे पास फिजिक्स में देयर आर सर्टेन कंजर्वेशन लॉज, राइट. तो अगर हम पहले पॉइंट की इसमें हम बात करें सिंपल, तो अगर हमारे पास क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स, if we consider that there is some work done taking place under the influence of this conservative force, तो ऐसे केस में क्या होता है, हमारे पास जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है that is conserved. The next point can be कि हमारी जो एनर्जी है, the total energy, we'll write total energy remains conserved. ये हम तब देखते हैं जब हमारे पास एक फ्री फॉल का केस भी होता है. दिस कैन बी एग्जांपल ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट. तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन दैट पर्टिकुलर केस, राइट. फिर तीसरा कंजर्वेशन लॉ हमारा जो होता है दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे कि हम E is equals to mc square से भी कई बार एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज हम ये कहते हैं कि मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल. तो हमने ये पहले कह दिया कि हमारी एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व. तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मास, दैट मीन्स मास इज ऑल्सो कंजर्व. नेक्स्ट क्वांटिटी जो हमारी कंजर्व रहती है दैट इज द मोमेंटम. Detailed analysis of all these conservation laws will be done in further lectures, but we are just having an overview of these laws. So यहाँ पे momentum हमारी एक ऐसी quantity है जो कि हमेशा preserved रहती है, preserved और we can say conserved रहती है. Next, conservation of electric charge. Conservation of electric charge. This is also one of the fundamental law of conservation for nature, right? And there are some more quantities like baryon number, lepton number, but this is not in your syllabus, so we'll restrict this discussion till these conservation laws only. Okay, so moving forward, now we have the scientific methods. अब scientific methods क्या होते हैं? What are scientific methods? So basically हमारे पास साइंस में there are certain discoveries or inventions and there are some theoretical statements also, right? जिनका कोई proof नहीं होता है कई बार, but still there are such statements or discoveries. So scientific methods basically क्या है कि अगर हम किसी भी थ्योरी को फुल प्रूफ तरीके से हम एक लॉ में उसको चेंज करना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होते हैं. लाइक हमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस चाहिए, देन वी गो टू द एक्सपेरिमेंटल पार्ट एंड देन द मॉडलिंग एंड सो ऑन, राइट. तो ये हमारे पास है कि
So हमारे पास few points हैं which are made for these scientific methods. So let's list down some points. The first point in this step is the observations. अब ऑब्जर्वेशंस में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वी ऑब्जर्व द प्रॉब्लम, लाइक about what is the problem and what is the solution that we need, that we require, right? The next step in this regard will be controlled experiments. Now experiments is understood to you, but why it is written controlled experiments? Because there are few factors that need to be controlled under various experiments. कुछ experiments में हमें pressure control करना पड़ सकता है. In some experiments there is a need to control the temperature, etc. Okay, so few factors are there that needs to be controlled. Next point would be qualitative or quantitative reasoning. अब आपने क्या किया, प्रॉब्लम एनालाइज करी, उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट्स किए. अब थर्ड स्टेप आपका क्या होगा, रीजनिंग. अब आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आउटपुट आया उसकी आप क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रीजनिंग करोगे अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेरिमेंट एंड अकॉर्डिंग टू योर आउटपुट, राइट. उसकी क्वालिटी ऐसी आई तो क्यों आई, उसकी क्वांटिटी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी आई तो क्यों आई. देयर शुड बी अ रीजन फॉर ईच एंड एवरीथिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज द मैथमेटिकल मॉडलिंग. Now, why mathematical modeling? Because जैसा कि हमने कहा फिजिक्स में कई बार हम एक स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट को स्टडी करते हैं. सो कंप्लीट सिस्टम या जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको स्टडी करने के लिए हमें मैथमेटिकल मॉडलिंग भी कई बार करनी पड़ सकती है. बिकॉज कई बार हम वेरिएशन स्टडी करना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो वहां पर मॉडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सिस्टम कैसा बिहेव करेगा. सो टू स्टडी दैट मॉडलिंग इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज द प्रेडिक्शन. अब कई बार फिजिक्स में क्या होता है, कई चीजें प्रिडिक्ट करी जाती हैं कि ऐसा है तो इसलिए ऐसा है. सो दिस इज द प्रेडिक्शन. एंड द नेक्स्ट लास्ट स्टेप इज द वेरिफिकेशन एंड falsification of theories. अब लास्ट स्टेप किसी भी थ्योरी के लिए क्या हो सकता है, या तो अगर आप उसको सही प्रूव कर दो कि जो आपने पूरा ये प्रोसीजर फॉलो किया वो थ्योरी जो आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो करी वो बिल्कुल सही है, तो उस केस में तो वो वेरीफाई हो जाएगी. तो वहां पे ये थ्योरी जो है एज अ लॉ कंसिडर करी जा सकती है. अब दूसरा केस हो सकता है कि ये क्या हो जाए, फॉल्स प्रूफ हो जाए, कुछ इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए और इसमें क्या हो, इस थ्योरी का फॉल्सिफिकेशन. तो इस केस में न्यू थ्योरीज आर डेवलप्ड, राइट. सो दिस